हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। तो इस वीडियो में बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस। सबसे पहले 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस जो कि होंगे सिस्टम अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। इसकी भी नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप जो PDF है इस लेक्चर की उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो, क्योंकि मैं देखता हूँ आप में से कई लोग नोट्स डाउनलोड करते हैं बट चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं या नोट्स भी केवल डाउनलोड करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अप्रोचेस में घुसने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक अप्रोच होता क्या है। एक अप्रोच बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर होता है ना। तो एक अप्रोच जो है बेसिकली इसी चीज़ से बना हुआ होता है ना। अगर इसको थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में अगर हम बताना चाहें, किस चीज़ का क्राइटेरिया है ना, किन चीज़ों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, सेलेक्टिंग द डेटास को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना की स्टडी करते हैं आप, भले पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो या फिर कोई और हो, तो उसके जो डेटा है, किन डेटास को हम सेलेक्ट करेंगे। किसी फिनोमेना को आपने देखा है ना, जैसे आप वोटिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे कि वोटर्स किस वोटिंग पैटर्न पर वोट करते हैं, कास्ट से बायस होकर के या फिर रिलीजन से बायस होकर के, या किसी भी तरीके से आप स्टडी कर रहे थे उस फिनोमेना को। तो आप जब इस फिनोमेना को स्टडी करोगे तो कई प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेंगी। किन प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करना है, किन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना है, किन प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारना है, किन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, किस डेटास को सेलेक्ट करना है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यही क्राइटेरिया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही बेसिकली एक अप्रोच होता है। आसान शब्दों में अगर कहना चाहें, क्या कहेंगे वो ये कि a way of looking at and the explaining a particular phenomena, है ना। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को देखना और उसको एक्सप्लेन करने को ही अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेजर अप्रोचेस की बात करते हैं तो जो बहुत ढेर सारे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बहुत तरीके के अप्रोचेस जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम्स और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने में, सही क्वेश्चंस को फिगर आउट करने में, है ना, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, है ना, उनको समझने में। तो बेसिकली यही जो है एक अप्रोच होता है। अब हमारी अप्रोचेस जो है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है कि अप्रोच एक्चुअली होता क्या, वो क्लियर हो गया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेसिकली जो मेजर अप्रोचेस हैं उसमें 2 तरीके का हमने बताया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस। 2 टाइप के अप्रोचेस हम देखेंगे और इनके भी 3 सब टाइप्स देखेंगे जो कि मैंने पहले बताया। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक प्रोमिनेंट थे, है ना। उसके बाद इनका जो है डिक्लाइन शुरू हुआ, बट उससे पहले तक ये प्रोमिनेंट थे। ये जो अप्रोचेस हैं, जो तीनों टाइप के सब टाइप्स हम पढ़ेंगे, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन होगी जो आगे 3 पढ़ेंगे हम, याद रखिएगा। ये सारे तीनों के 3 या फिर सारे ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो नॉर्मेटिव होते हैं, है ना। वो दे स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। वो पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, वैल्यूज़, है ना। वैल्यूज़ मतलब कि कोई भी इंसान जैसे कोई भी एक्शन करता है, भले वो आप और मैं भी क्यों ना हो, तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान का बिलीफ सिस्टम, आप इस तरह ये भी कह सकते हो, बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी का कहता है नहीं करनी चाहिए, अपना भला पहले देखना चाहिए। देख रहे हो ना, क्या कौन सही कौन गलत वो बात नहीं है। पॉइंट ये है कि बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं, लोगों की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, तो उन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। ठीक है, ये तीनों सब टाइप्स में आगे चल के आप ऑब्जर्व करोगे। और ये जो इसके सपोर्टर्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के, वो इस पर स्ट्रेस करते हैं कि व्हाट आउट टू बी और शुड बी, नॉट व्हाट इज।
चीज़ों को रियलिस्टिकली नहीं देखते कि क्या फिनोमेना है, एज इट इज़ देख लो और ऑब्जर्व कर लो। नहीं, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को आइडियली किस तरीके का होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए आइडियलिस्टिकली इस चीज़ को, किस तरीके का, है ना, उस चीज़ पर इसके जो सपोर्टर्स हैं ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। फिर अगला पॉइंट है वो ये कि दीज अप्रोचेस कंसीडर दैट सिंस फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। इनका मानना है कि जो फैक्ट्स और वैल्यूज हैं, है ना, जैसे कि वोटिंग पैटर्न का मैंने एग्जांपल दिया, कितने लोग वोट देने गए, 1 लाख लोग वोट देने गए, ये एक फैक्ट हो गया। वैल्यू सिस्टम उनका क्या था, ये जो बातें हैं ये बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडीज़ हैं वो कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती। तो कभी भी बेसिकली आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना, वो ये कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती। जबकि मॉडर्न अप्रोचेस में आप ये चीज़ डिफरेंट पाओगे, वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडीज़ हैं वो साइंटिफिक हो सकती हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे तो काफ़ी हद तक आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। बाकी तो आपको समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिलोसॉफिकल अप्रोच, सबसे पहला जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम स्टडी करेंगे वो होगा फिलोसॉफिकल अप्रोच। इसको स्पेक्यूलेटिव या मेटाफिजिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, ये डिडक्टिव है नेचर में, है ना, डिडक्टिव इन इट्स अप्रोच, है ना। डिडक्टिव कहने का क्या मतलब कि जब भी हम इसमें किसी भी फिनोमेना, पॉलिटिकल फिनोमेना की जब हम स्टडी करते हैं तो पहले हम जो व्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जर्नलाइज्ड सा होता है। ह्यूमन नेचर का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट से हम शुरू करते हैं और फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन नेचर व्यू पॉइंट के बेसिस पर कि स्टेट को किस तरीके से जो है अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, स्टेट में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, स्टेट के क्या क्या एम्स होने चाहिए। आसान शब्दों में मैं कहूँ कि ह्यूमन नेचर को इसमें बेसिकली पहले स्टडी किया जाता है, एकदम जर्नलाइज्ड फॉर्म में, कोई स्पेसिफिक फॉर्म में, कोई पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं लिखा है ना, साफ साफ एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। और फिर उस ह्यूमन नेचर की स्टडी के बेसिस पर जो है कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं कि ऐसा ऐसा देखो ह्यूमन नेचर के अंदर है, और इसी बेसिस पर जो है स्टेट को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे उसके फंक्शन होने चाहिए, ऐसा उसका एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फिलोसॉफिकल अप्रोच, नाम में ही है फिलोसॉफी, है ना। तो ज़्यादातर ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन नेचर के एब्स्ट्रैक्ट व्यू की बात हो रही है ना, इमेजिनरी और काइंड ऑफ थोड़ा सा विजनरी टाइप का आपको लग ही रहा होगा। फिर उसके बाद है दस फिलोसॉफिकल अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, है ना। जनरलाइज कर देते हैं पहले ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन नेचर की एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट से स्टडी करके पूरा जर्नलाइज रहते हैं, और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि स्टेट को स्पेसिफिकली ये कदम उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस और डू सम चेंजेस एंड अदर स्टफ। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली कौन कौन है, इसके सपोर्टर्स हैं प्लेटो, इसके रूसो, कांत, हीगल एसेट्रा, ये सारे इसके सपोर्टर्स हैं। अब इस अप्रोच की, पर्टिकुलर अप्रोच की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये क्या है, मेन डेंजर ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच इज दैट इट मे बिकम प्योरली इमेजिनेटिव एंड विजनरी। ठीक है, ये वही मैंने कहा कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट व्यू कंसीडर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो पूरी तरीके से इमेजिनेटिव हो जाए, पूरी तरीके से विजनरी हो जाए, चीज़ों को आप जर्नलाइज कर रहे हो, है ना। तो कई चीज़ें आपको हो सकता है सोचनी पड़ जाए दिमाग में, और इससे ये हो जाता है कि आप जो लूज साइट ऑफ एक्चुअल सिचुएशन, जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, उनको एज इट इज़ आप नहीं देख पाओगे, हो सकता है। तो ये इस फिलोसॉफिकल अप्रोच का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एंड दिस अप्रोच हैज़ वैल्यू ओनली इफ सप्लीमेंटेड बाय साउंड ऑब्जर्वेशन एंड हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी, है ना। बाकी ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव स्टडी, बट साउंड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट व्यू से ही स्टार्ट किया है, फिर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो स्टेट को क्या करना चाहिए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑब्वियस सी बात है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस अप्रोच का ढंग से यूज़ कर पाओगे। ठीक, फिर है हमारा अगला हिस्टोरिकल अप्रोच, व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर एंड आर टेंडिंग टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम किसी भी जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं, उसके पास्ट की स्टडी करते हैं ओवर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम।
है ना। कोई इंस्टीट्यूशन हमने देखा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो तरह तरीके के हैं, वो किस तरीके से इस हालत में आए, जिस तरीके की हालत में वो अभी हैं, है ना। ये होता है बेसिकली हिस्टोरिकल अप्रोच। वो इस तरीके से नहीं देखते कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन किस तरीके का है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही, नहीं, ये किस वजह से, किस हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस तरीके की प्रेजेंट कंडीशन में आया, और उसके बाद हम चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। और इस तरीके से बेसिकली हम स्टडी करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। It mostly about solving problems, but it may not be about solving problems. That was the point. Or it implies that in understanding a political theory, it is equally necessary to understand clearly the time, place and circumstance in which it was evolved. वही बात कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करते वक्त ये बहुत इक्वली नेसेसरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी किस समय में, किस जगह से, किस तरीके के सर्कमस्टेंस से इवॉल्व होकर के आई है। वही हिस्टोरिकल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं। और इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू, फ्रीमैन, लॉस्की। दे ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऑन पेपर या फिर इन जनरल और भी किसी तरीके से, उन्हीं के बेसिस पर हम उनकी स्टडी करेंगे और जो भी है उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, केवल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसका क्रिटिसिज्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है, पहला है कि इट्स वैल्यूज इज लिमिटेड बिकॉज हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। सबसे पहली बात है भाई, हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, बट लेकिन हिस्ट्री तो अपने आप को रिपीट ही नहीं करती है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। सम एग्जाम्पल्स, तो हिस्ट्री की स्टडी करना ही क्यों जब उसका कोई मदद ही नहीं मिलेगा प्रेजेंट लाइफ या फिर चेंजिंग कंडीशन। अगला पॉइंट आ गया, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट मे नॉट बी यूजफुल नाउ। हिस्टोरिकल स्टडी आपने बहुत तगड़ी कर ली, बट हो सकता है वो किसी काम की ना हो आज की कंडीशन के हिसाब से। वन में ड्रॉ मिसलीडिंग कंक्लूजन बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कुड बी विद इमोशनल इन्फ्लुएंसेस एंड पर्सनल प्रेजुडिस। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई हो सकता है कि कोई इंसान मान लो किसी दंगे की, किसी पर्टिकुलर रॉयट की स्टडी कर रहा हो, हिंदू मुस्लिम का किसी रॉयट की, और वो खुद एक हिंदू हो, है ना, कट्टर हिंदू हो, तो वो बायस्ड हो सकता है कि हिंदू सही थे, मुस्लिम गलत थे, है ना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच अगर आप अपनाते हो तो आप बायस्ड भी हो सकते हो, है ना, मिसलीडिंग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, इस पर्टिकुलर अप्रोच के साथ। फिर उसके बाद है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। इटलीज जो है ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर एम्फेसिस करता है ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हालांकि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दोनों की स्टडी करी जाती है, बट इसका एम्फेसिस कहीं ना कहीं, मैंने इसलिए इस पॉइंट को डाला ताकि आप अच्छे से समझ पाओ आसान शब्दों में कि किन स्ट्रक्चर्स पर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसका नाम क्यों पड़ा। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस पर क्योंकि ये स्टडी करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए वजह से मैंने इनका नाम जो है डाल रखा है इस पॉइंट में। इट डज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस की जो है ये कंपैरेटिव स्टडीज़ करता है ऑफ द एडवांस एंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों ही, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी, और जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके भी इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी। इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी देश की जो जुडिशरी है, एक इंस्टीट्यूशन ही हो जुडिशरी भी, किसी डेवलपिंग कंट्री की जो जुडिशरी है वो काफ़ी जो है बेकार हालत में है, तो वो अगर स्टडी इस तरीके का अप्रोच हम रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रखते हुए हम किसी एडवांस देश से अपने आप को कंपेयर करेंगे, उसके जुडिशरी से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देख करके सॉल्व कर पाएँ, या फिर हमको एक गाइड मैप मिल सकता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहिए अपने जुडिशरी को या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फोकस होता है। इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं मुनरो, प्राइस, फाइवर एक्सेट्रा। ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के मेन सपोर्टर्स हैं। क्रिटिसिज्म, अब इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इट निग्लेक्ट्स द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स हु, हाँ, ये अब जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस पे,
अगर आप इन्हीं पे फोकस करते रह जाओगे तो इन इंस्टीट्यूशंस को जो चलाते हैं, जो इंडिविजुअल्स चलाते हैं, उन पर आप फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनका ह्यूमन नेचर है ना, उनका भी तो इन पर्टिकुलर स्टडी करो कि भाई जो इन स्ट्रक्चर को चला रहा है उनकी भी तो आपको स्टडी कंसीडर करनी पड़ेगी ना, in order to actually get to know the actual real conditions about that particular structure or institution, है ना। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें काफ़ी जो है निगलेक्ट हो जाता है। और फिर अगला जो पॉइंट है वो है कि एनालिसिस ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द मोर रीडली एक्सेसिबल ऑफिशियल सोर्सेज एंड रिकॉर्ड्स, है ना। जितने ऑफिशियल सोर्सेज और रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो। आप एक्चुअल में जाके कभी आपने कोड देखी ही नहीं, है ना, कि भाई एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड पे थोड़ी लिखा रहेगा कौन कौन क्या करप्ट कर रहा है, करप्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, किस किस लेवल पे कर रहा है। तो आपको वो जाके एक्चुअल कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इसका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का एक मेजर ड्रॉबैक है ये, कि आपका जो ये स्टडी है वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है ऑफिशियल सोर्सेज और रिकॉर्ड्स पे। ऑफिशियली कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको एक्चुअल रियल लाइफ में जाके उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, आगे आने वाले तीनों अप्रोचेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, ठीक। सो बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं दे ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पेरिकल डेटा, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, वो साइंटिफिक मॉडर्न अप्रोचेस साइंटिफिक मेथड्स पर रिलाई करते हैं, ठीक है। हमेशा साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो भी स्टडी वो कर रहे हैं, और साइंटिफिक कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करते हैं। एंड दो गो बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टडीज़ हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या उन किसी इंस्टीट्यूशन की हिस्टोरिकल एनालिसिस तक लिमिट हो जाती है ना। तो मॉडर्न अप्रोचेस के केस में ऐसा नहीं है, हम उसके भी आगे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को भी यूज़ कर सकते हैं स्टडी, जैसा कि बिहेवियरल अप्रोच में हम आगे देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच ही है वो एक तरीके का। तो हाँ, ये डिफरेंस है कि भाई हम अपनी स्टडी को लिमिट नहीं करते पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स तक, जैसा कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस के केस में किया था। आपने लेक्चर 1 अगर देखा हो तो याद होगा। सो मेनी थ्योरिस्ट रिगार्ड दीज अप्रोचेस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, है ना। तो बहुत से थ्योरिस्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर मॉडर्न अप्रोचेस को जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के रिएक्शन की तरह देखते हैं, ना। ट्रेडिशनल अप्रोचेस एग्जिस्ट करते थे, इसी वजह से उनके रिएक्शन एज अ रिएक्शन जो है मॉडर्न अप्रोचेस पिक्चर में है, ऐसा थ्योरिस्ट का मानना है, ठीक है, काफ़ी थ्योरिस्ट का। सो अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच यानी कि सिस्टम अप्रोच में। तो सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये पहले पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ रहे हो, बट ये डिराइव हुआ है बायोलॉजी की जनरल सिस्टम थ्योरी से, ठीक है। बायोलॉजी की फील्ड में लुडविग मॉन नाम करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी का यूज़ किया था बायोलॉजी की फील्ड में। बट 60s के डेकेड में क्या हुआ कि ये जो सिस्टम थ्योरी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गई स्टडीज़ में, पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ में। और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस सिस्टम थ्योरी का, बायोलॉजी की सिस्टम थ्योरी का पॉलिटिकल साइंस में यूज़ कर रहे थे, उन सब में से जो शुरुआती थे यानी द फर्स्ट वन टू अप्लाई दिस थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस वॉज डेविड ईस्टन, ठीक है। डेविड ईस्टन अमंग द फर्स्ट वन थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि इस सिस्टम बायोलॉजी की सिस्टम थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए थे। तो अब आ जाते हैं हम अपने डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल पर, ठीक है। तो डेविड ईस्टन ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था पॉलिटिकल साइंस में, और अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर एग्जिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑपरेट्स विद इन अ सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली एक पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सोशल एनवायरनमेंट को आप सिंपल जो हमारी सोसाइटी है उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो बेसिकली इसको जो है सबसे अच्छा तरीका जो इसको समझने का होगा, वो वर्ड्स तो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, मैं भी आगे बताऊँगा। बट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज वुड बी थ्रू डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम अगर आप ये स्टडी कर लेंगे तो ये पूरा डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल मॉडल सिस्टम अप्रोच के अंदर जो आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं? डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो सोसाइटी है यानी कि इन्वायरमेंट, दिस इज सोसाइटी, है ना। सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम को आप एक तरीके से समझो गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी, भले वो डिक्टेटरशिप हो, अथॉरिटेटिव हो, मोनार्क हो, डेमोक्रेटिक हो, कुछ भी, कोई एक सॉवरेन अथॉरिटी, उसको समझ लो एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम। आसान शब्दों में एकदम कहूँ तो हमारे देश की जो सरकार है वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक। तो अब आगे क्या है? आगे ये है कि जैसे सोसाइटीज़ में फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिमांड्स होती हैं, अलग अलग लोगों की, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कहने का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल सपोज कोई ग्रुप ऑफ लोग हैं,
वो रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन चाहते हैं वो लोग, मैं लिख तो नहीं सकता पूरा, मान लो अगर वो लोग रिजर्वेशन चाहते हैं, तो अब जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो दूसरे कास्ट के लोग हैं जिनको लगता है कि उनको तो कभी नहीं मिल सकती रिजर्वेशन, वो लोग क्यों डिमांड करेंगे इस चीज़ की? कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे ना, जिन्हें लगता है कि वो एलिजिबल हो जाएंगे रिजर्वेशन के लिए, वही लोग डिमांड करेंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी में अलग अलग डिमांड होती हैं। एजुकेशन को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अब हो सकता है इसकी डिमांड ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को एजुकेशन, तो भाई कास्ट से बाउंड तो है नहीं, हर किसी को चाहिए, अमीर गरीब हर कोई चाहता क्वालिटी एजुकेशन एग्जिस्ट करे देश में। तो इस डिमांड का सपोर्ट क्या है, ज़्यादा होगा। रिजर्वेशन वाली डिमांड का सपोर्ट क्या है, थोड़ा सा कम होगा। कुछ ही ग्रुप के लोग करेंगे, हो सकता है वो कास्ट की बड़ी हो तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, बट आप समझ रहे हो ना, अलग अलग सोसाइटीज़ में जो अलग अलग डिमांड होती है उन पर अलग अलग सपोर्ट आता है। और इन डिमांड्स और सपोर्ट्स को जो मैंने बताया अभी, इनको एक शब्द में क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल, ठीक है। तो ये डिमांड और सपोर्ट जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, इनको एक शब्द में क्या कहते हैं, इनपुट। तो ये इनपुट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि हमारे देश की सरकार उनको लेती है, उनको कंसीडर करती है, फिर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या फिर जो भी उनका स्ट्रक्चर है जिस तरीके का भी, उसके बेसिस पर इन सब डिमांड्स पर जो भी लोग चाह रहे हैं सोसाइटी में चेंज, इन पर चिंतन करती है, विचार करती है और उस हिसाब से डिसीजन, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस लेकर के आती है, ठीक है। तो सोसाइटीज़ में डिमांड एग्जिस्ट करती हैं जिसको गवर्नमेंट सरकार हमारी कंसीडर करती है कि इस पर क्या का एक्शन लेना चाहिए, और वो जो एक्शन लेती है वो किस रूप में लेगी, ऑब्वियस बात है, पॉलिसीज़ बनाएगी, लॉज बनाएगी। और इसको क्या कहते हैं, एक सिंगल शब्द में आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो आउटपुट है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आउटपुट है वो सोसाइटी में जाता है, ठीक, फिर से सोसाइटी में गया ये। अब सोसाइटी के लोग जो है, मान लो लोगों ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में जो है वो पॉल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, जो अस्थमा के मरीज हैं, जो हार्ट, जो भी इस तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जिनको डिजीज है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो पॉल्यूशन को कम किया जाए, सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। तो ये तो हो गई डिमांड, इस पर सपोर्ट भी मान लो बहुत आ गया, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने पॉलिसी लगा दी कि भाई ऑड इवन वाली। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा ये डिमांड तो था कि पोल्यूशन कम करो, बट आप फैक्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करो कि वो कम धुएं पैदा करें, आम लोगों पे क्यों लगा रहे हो ये सब, फैक्ट्रीज को बंद करो, फैक्ट्रीज पर सख्त कानून बनाओ, हम पर क्यों लगा रहे हो। तो देखा किस तरीके से एक डिमांड सोसाइटी में आई, उस पर गवर्नमेंट ने कंसीडर किया, उसको एक पॉलिसी बनाई और आउटपुट हुआ वो, और फिर वो सोसाइटी में गया, सोसाइटी ने फिर उसके हिसाब से कुछ अलग तरीके की डिमांड रख दी, और फिर वो जाएगा और फिर एक और पॉलिसी आएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या कि हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, अब देखते हैं सोसाइटीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगी, और फिर वो नई डिमांड रखेगी। तो हम इस तरीके से सोसाइटी में अच्छे चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि भले आप एक कमरे में बैठ करके चाहे जितने अच्छे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रख लो, आपका आईक्यू चाहे जितना अच्छा हो, जब तक आप रियल लाइफ कंडीशंस नहीं देखोगे जिसमें एक आम आदमी रह रहा है, तब तक आप अच्छे पॉलिसीज़ नहीं बना पाओगे। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है पर्टिकुलर डेविड ईस्टन सिस्टम मॉडल का, कि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जैसे कोई भी डिमांड सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसको गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी, फिर जाएगा वो सोसाइटी में, फिर नई डिमांड आएंगी। तो एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मेरिट है पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल की, डेविड ईस्टन के, ठीक है। ये हो गया बेसिकली डेविड ईस्टन का सिस्टम मॉडल, जो कि आप एक डायग्राम से ही समझ सकते हो। कॉन्सेप्चुअल पर अगर आप समझ गए तो फिर आप वर्ड्स में उसको लिखना और याद रखना, वो तो रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ हो ही जाए, ठीक। तो बेसिकली ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। डिमांड्स, सपोर्ट जो है ये सब इनपुट होते हैं, आउटपुट आपके जो होते हैं वो पॉलिसीज़ होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, ये सब आपके आउटपुट होते हैं। ये आउटपुट दे फ्लो बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड दैट्स प्रोवाइड अ फीडबैक मैकेनिज्म। ये जरूर याद रखिए, फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल, ये डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल का, ठीक है। इससे क्या होता है, फ्रेश डिमांड्स आती हैं फिर से, काफ़ी अच्छा है, मतलब कि ये सोसाइटी की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है ये फीडबैक मैकेनिज्म। और प्रेजेंटली पर दो पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल है, आप उसको गवर्नमेंट और स्टेट से कोरिलेट करके सिंपल शब्दों में समझ सकते हो, ठीक है। और इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं सिस्टम अप्रोच के वो कौन है, ऑब्वियसली डेविड ईस्टन, उन्होंने तब अच्छा मॉडल दिया। G.A. आलमंड, मॉर्टन, एक कपलान, एक्सेट्रा, ये सारे इसके जो हैं वो सपोर्टर्स हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, इस सिस्टम अप्रोच का क्रिटिसिज्म क्या है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। आप सोच रहे होगे इतना अच्छा तो है सिस्टम, है ना, मैं भी ये सोच रहा था कि इसके क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं, बट हैं इसके क्रिटिसिज्म। पहला क्या है कि भाई देखो, ये हर पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत आइडियल मानता है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हमेशा, जैसे कि रेवोल्यूशन, जिसमें कि पॉलिटिकल सिस्टम को ही बदलने की डिमांड लोग रख देते हैं, तब ऐसे केसेस में क्या होगा। तो इन सब फिनोमेनास पर कोई डिस्कशन किया ही नहीं गया है सिस्टम अप्रोच में या डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल में भी। इवन कि मान लो लोगों ने ऐसी डिमांड रख दी, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश का जो है वो डिक्टेटरशिप है, ठीक है, वो बहुत तानाशाह है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाता है, डिसिप्लिन लॉज बनाता है,
तो ऐसे केस में तो लोग डिमांड करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में ही चेंज लाया जाए, उसी को चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, इस पर कुछ डिस्कशन ही नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई वही वाला कि अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम या फिर ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स ऐसे देशों के जहाँ पर कि इनपुट एस्पेक्ट बहुत कम है। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जो कि लोगों का भला करना तो चाहते हैं, वेलफेयर पर बिलीव करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, द सोवरेन अथॉरिटी एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, इस बात को बिलीव ज़रूर करते हैं, बट वो लोगों की डिमांड्स पर उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते। वो लोगों का भला करेंगे बट अपने दिमाग के हिसाब से, या फिर जो उनका ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो भी है उनका, उसके अपने हिसाब से करेंगे, लोगों की डिमांड को कंसिडरेशन में बिल्कुल नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे। तो ऐसे केसेस में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर भी सिस्टम अप्रोच का लिमिटेशन जो एप्लीकेशन है बहुत लिमिटेड है या बिल्कुल नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर भी बात नहीं हुई है, जो कि ये 2 पॉइंट जो है आपके मेन क्रिटिसिज्म हो जाएंगे सिस्टम अप्रोच के यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया रेवोल्यूशन और आपका ऐसी कंट्रीज जहाँ पर इनपुट एस्पेक्ट बहुत कम है। और फिर अगला हमारा जो है वो क्या है, वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है, वो कहता है कि सोसाइटी, पहली बात आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज एक्चुअली ऑफशूट और ब्रांच ऑफ सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच की एक तरीके से ब्रांच कह लो इसको। ठीक है, उसी से डिराइव्ड है ये कहीं ना कहीं। ठीक, जो कि ये क्या कहता है कि सोसाइटी जो है एक सिंगल सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज अ सिंगल इंटर रिलेटेड सिस्टम। ये एक सिंगल इंटर रिलेटेड सिस्टम है। सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स का अलग अलग फंक्शन है जो उन्हें परफॉर्म करना होता है। दे ऑल हैव अ डिस्टिंक्ट रोल टू प्ले। ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम हैज़ अ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट रोल टू प्ले। सोसाइटी एक सिस्टम है, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जिन, और हर अलग स्ट्रक्चर का अलग फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है। ठीक, और लाइक डेविड ईस्टन, आलमंड ऑल्सो बिलीव दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, तो डेविड ईस्टन की तरह जो है ये भी विश्वास रखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन पे। इनपुट फंक्शन इनके लिए क्या है, डिमांड सपोर्ट जैसे सिंप्लीफाइड नहीं किया रखा है इन्होंने ना, क्या है इनके इनपुट फंक्शन है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट एग्रेशन एक्सेट्रा, इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये इनके इनपुट फंक्शन में आ जाते हैं। फोल्ड गवर्नमेंटल आउटपुट फंक्शन, पहला की रूल मेकिंग, दूसरा रूल एप्लीकेशन एंड तीसरा रूल एडजुडिकेशन। तो इन 3 तरीकों से जो है वो आउटपुट फंक्शन जो है वो निकल करके आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। ठीक है, और आलमंड का ये भी मानना है कि एक स्टेबल और एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इनपुट्स को आउटपुट में बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं करता है तो वो स्टेबल और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। डिफरेंट क्या है सिस्टम अप्रोच से, इसमें डिफरेंट क्या है, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन का ही डिफरेंस है। इनपुट फंक्शन ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट एग्रेशन, इन सब चीज़ों को मानते हैं, और आउटपुट फंक्शन में ये मानते हैं कि आउटपुट 3 फोल्ड है, 3 फोल्ड गवर्नमेंटल आउटपुट, दैट इज रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। ये 3 तरीके से 3 फोल्ड गवर्नमेंटल आउटपुट फंक्शन एग्जिस्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, आलमंड का ये भी कहना है। और तो ये बेसिकली हो गया आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन ऑफसेट। इसमें क्या है, बस इन्होंने ये जोड़ दिया कि सोसाइटी एक सिंगल इंटर रिलेटेड सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। नाम ये ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल, अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और हर अलग स्ट्रक्चर का एक अलग फंक्शन होता है सोसाइटी में प्ले करने के लिए। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसके, पहला यही कि भाई दिस फेल्स टू डिफाइन इंडिपेंडेंट सोसाइटी। सोसाइटी वर्ड का यूज़ किया है ना, सिंगल देयर एग्जिस्ट अ सोसाइटी विच इज़ एन सिंगल इंटर रिलेटेड सिस्टम। तो भाई ये इंडिपेंडेंट सोसाइटी है कौन सी जिसमें इतने इंटरैक्शंस हो रहे हैं, द सेट ऑफ इंटरैक्शन टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़, है ना। बट ये इंडिपेंडेंट सोसाइटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आखिर एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी होती क्या, विच however nowhere explain the which society is or can be treated as an independent society। आलमंड ने नहीं एक्सप्लेन किया, ऑल्दो उन्होंने जिक्र किया इंडिपेंडेंट सोसाइटी का। और अगला है हमारा कि भाई नो मेंशन ऑफ फीडबैक प्रोसेस, इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक फंक्शंस, है ना। फीडबैक फंक्शन जो था हमारा डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल में, वो आलमंड के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल में उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, जो कि बहुत गलत बात है ना। जो कि फीडबैक मैकेनिज्म आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आज के समय में भी शायद आप एप्लीकेशन देख सकते हो। एक तरीके से गवर्नमेंट आज भी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम ज़रूर करती है, हमारे देश की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ बनाती है, फिर दिखती चेंजेस के हिसाब से चेंजेस भी करती है। तो बहुत अच्छा तरीका है सोसाइटी में तेज़ी से और बढ़िया इंप्रूवमेंट लाने का। तो उसको अच्छे से इंपॉर्टेंस आलमंड के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल में नहीं दिया गया है, जबकि देना चाहिए, इसीलिए क्रिटिसिज्म है। एंड द नेक्स्ट इज दैट गिव्स नो प्लेस टू सब सिस्टम्स विच मीन्स दैट इट इग्नोर्स द स्टडी ऑफ पैरा पॉलिटिकल सिस्टम। ये है ना, तो कई पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एजुकेशन को ही ले लें अगर, तो ऐसा नहीं है एजुकेशन को लेकर के एक सेंट्रल पे एक अथॉरिटी है वही सारे डिसीजन लेती है और सब हो जाता है फॉलो, नहीं। कुछ स्पेशल पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको उनकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं।
तो ये जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन की जो संभालने के लिए जो सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं है कम्प्लीटली, वो सब सिस्टम है एक बहुत बड़े सिस्टम का। तो उनका कोई जिक्र नहीं है ना, उनको कोई प्लेस ही नहीं दिया गया आलमंड के मॉडल में, जो कि एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि ये सब सिस्टम्स भी बड़े बड़े सिस्टम के सब सिस्टम्स भी जो है सोसाइटी में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं लार्ज स्केल पर, तो उस पर भी कोई जिक्र नहीं आया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज़ ऑब्वियसली द बिहेवियरल अप्रोच। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, अभी के अभी करिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऐसे ऐसे एजुकेशनल अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एंड बिहेवियरल अप्रोच तो ये जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम 1940s एंड रिसर्च क्लाइमैक्स इन 1960s, है ना। 1940s में भी अप्रोच जो है डेवलप हुआ और 1960s तक आते आते ये काइंड ऑफ ख़त्म ही हो गया। सेंट्रल पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर अप्रोच का? सेंट्रल पॉइंट क्या है कि द स्टडी ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी वैलिड और यूजफुल नॉलेज मिल सकती है, जो कि प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है उनको सॉल्व कर सके। यही इसका सेंट्रल पॉइंट है। बिहेवियरल अप्रोच ये मानता है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में हमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही वैलिड और यूजफुल नॉलेज मिलती है, जो कि हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो ये इसका मेन जो है सेंट्रल पॉइंट है बिहेवियरल अप्रोच का। और फिर जो है हमारे डेविड ईसन साहब हैं, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस पर्टिकुलर बिहेवियरल अप्रोच की ड्रॉ करी है कुछ, जिनको कि हम आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेगुलरिटीज़। तो पर्टिकुलरली बिहेवियरल अप्रोच में जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इनका जो हमारा जो बिहेवियर है वो सर्टेन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट कोइजन्स पर एक जैसा बिहेव करता है। अक्सर हम देख पाएंगे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटीज़, और बहुत सी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि एग्जिस्ट करती है हमारे और आपके जो आप वीडियो देख रहे हो, हमारे आपके बिहेवियर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी कुछ चीज़ों को लेकर के। कहने का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे और मुझसे दोनों से पूछा जाए क्या सोसाइटी में एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड लोग हैं उनको एजुकेशन की तरफ भेजना चाहिए, तो आप हमारा और आपका दोनों का जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो कल को जॉब कर सकते हैं, और पढ़े लिखे होने से क्या जॉब ही नहीं होता, बल्कि वो उनकी IQ अच्छी होगी, उनकी समझ अच्छी होगी, उनकी नॉलेज अच्छी होगी, तो वो एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे देश के। वो जो भी करेंगे सही तरीके अपनाएंगे, पैसे कमाने के सही तरीके अपनाएंगे, लाइफ जीने के। तो एजुकेशन इज़ नेसेसरी। सो ये एक पर्टिकुलर चीज़, तो आप समझ रहे हो ना, सर्टेन एस्पेक्ट्स में जो ह्यूमन बिहेवियर वो सेम एक्ट करता है। अब क्या लिखा है कि वोटिंग बिहेवियर इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इन दिस रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट में रेगुलरिटीज़ जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरल अप्रोच का, वोटिंग बिहेवियर बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। कैसे भाई, कि अक्सर आप ऑब्जर्व करते होगे ना कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो बार बार एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो हो गया कि नहीं ये यूनिफॉर्मिटी। अक्सर आप देखते होगे कि आपके मोहल्ले से ज़्यादातर लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी वो ये भी होता है कि कास्ट से बायस होकर के लोग कर देते हैं। गाँव वगैरह में आप देखो, है ना, तो अगर उनकी कास्ट लेस जैसे कुछ है, कोई भी है, मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, तो वो उस कास्ट के बेसिस पर जो भी खड़ा होगा जिस पॉलिटिकल पार्टी से, उसी पर बेस्ड होकर के वो दे देंगे। तो आप इस तरीके से एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, एक वोटिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो वोटिंग बिहेवियर ये स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉलिटिकल साइंस, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। नेक्स्ट अप इज द वेरिफिकेशन, है ना। बिहेवियरलिस्ट बिलीव दैट एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक रिजल्ट्स ओनली विच कैन बी अचीव्ड आफ्टर साइंटिफिक, है ना। तो जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर की ही क्यों ना कर रहे हो, वो साइंटिफिक वेरिफिकेशन मांगता है। और ह्यूमन बिहेवियर एक तरीके से न्यूरोलॉजी साइकोलॉजी, है ना, तो ये साइंटिफिक तो हो ही गया, तो उसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है, उसका साइंटिफिक ग्राउंड होना ज़रूरी है ना, बिहेवियरल अप्रोच के स्टडीज़ में। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगला है हमारा की टेक्निक्स, है ना। तो टेक्निक्स जो आप यूज़ कर रहे हो, सैम्पलिंग, स्केलिंग, जैसे वोटिंग पैटर्न का एग्जांपल दिया, तो कितना बड़ा स्केल, कितने बड़े लेवल पे लोगों की स्टडी कर रहे हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूंसी के आधे लोगों के बारे स्टडी करके आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वोटिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया, नहीं, पूरे लोगों की करो। जितना बड़ा स्केल होगा उतना ज़्यादा डेप्थ में आपको नॉलेज मिलती है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा माना जाएगा। तो जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो डेटा को इंटरप्रेट करने की, उसको एक्वायर करने की, वो आज सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, है ना। ये भी कहता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियरल अप्रोच का। प्योर साइंस है ये, प्योर साइंस, है ना। तो ये क्या है कि वॉट एवर रिसर्च में दे शुड बी अप्लाइड इन सॉल्विंग। हाँ, तो साइंस में क्या होता है कि जो भी स्टडीज़ आप करते हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की देखते हैं हम लोग, इक्वली कंसिडर करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। सिंपली अगर आप अच्छी स्टडी करते हो, वोटिंग पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, तो फिर अपनी नक्शे का प्रोडिक्शन का यूज़ हो सकता है इसमें।
इन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, एंड ये भी एक तरीके का एप्लीकेशन ही हो गया। और कोई भी स्टडी हो, अच्छे टेक्निक से आप उनको स्टडी करो, उनका साइंटिफिक वेरिफिकेशन करो, और वो जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे ह्यूमंस हैं, हमारी मैनकाइंड है, उसके लिए यूजफुल भी साबित होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स फ्रॉम प्योर साइंस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। एंड द नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका कहने का मतलब ये है कि दैट द सोसाइटी एज अ होल कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द एग्जैक्ट, हाँ, तो बिहेवियरल अप्रोच को अप्लाई करते हो, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे हो, तो आप किसी एक इंडिविजुअल की सोशल, उसकी इकोनॉमिक, उसके पॉलिटिकल, उसकी कल्चर या अदर एक्टिविटीज़ के बीच एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करके फिर स्टडी करो, ये करना पॉसिबल नहीं है ना। तो दैट इज़ वाई बिहेवियरल अप्रोच ये मानता है कि दैट द स्टडी शुड बी इन वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटायर सोशल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। हर एस्पेक्ट को हमें स्टडीज़ में अपने कंसीडर करना चाहिए। सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे एक इंडिविजुअल की जो भी सोशल लाइफ होती है सोसाइटी में, उससे रिलेटेड वो सोशल एस्पेक्ट हो या इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या कल्चरल एस्पेक्ट, सब चीज़, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, हर चीज़ को हमें एज अ होल वाइडर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहिए। ऐसे डिवाइड लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको स्टडी करो, उसको स्टडी करो, उसको नहीं, एज अ होल वाइडर कॉन्टेक्स्ट। सो दैट इज़ ऑल गाइस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।